हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष नाम की इम्पोर्टेंट किताब के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 राजयोगी भर्तरी मालवीय माच सिद्धेश्वर सेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सोचिए, एक राजा जिसके पास अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य है, पर एक दिन उसे जीवन की नश्वरता का एहसास होता है और वह सब कुछ छोड़कर योगी बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकनाट्य की गहरी परंपरा का हिस्सा है। तो मालवीय माच की अमर कीर्ति राजयोगी भर्तरी, आज हम जानेंगे इसके रचयिता सिद्धेश्वर सेन और इसके नाटक की अद्भुत कथा के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की प्रमुख लोकनाट्य शैली है माच। तो जो माच है, माच हमारे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली मानी जाती है। माच है संगीत और अभिनय प्रधान लोकनाट्य। तो माच का मतलब है संगीत और अभिनय प्रधान का लोकनाट्य। तो इसमें धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार की हमें कथाएं देखने को मिल जाती है। तो राजयोगी भर्तरी माच परंपरा की लोकप्रिय रचना है, जिसके लेखक सिद्धेश्वर सेन माने जाते हैं। तो इसकी परंपरा की जो सबसे लोकप्रिय रचना है, वो सिद्धेश्वर सेन जी की राजयोगी भर्तरी रचना मानी जाती है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है सिद्धेश्वर सेन एक परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिद्धेश्वर सेन जी के बारे में, उनके एक जीवन परिचय के बारे में। तो जो मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे, तो जो सिद्धेश्वर सेन जी थे, वे मालवा क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार माने जाते थे। जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं, पर माच को साहित्यिक ऊंचाई देने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो माच है वो उसको साहित्यिक ऊंचाई जो दी गई है, वो हमारे सिद्धेश्वर सेन जी ने ही दी है। इनकी कृतियां लोक भाषा में रची गई ताकि जो आम जनता है वो इनसे जुड़ सके। तो उस समय की जो लोक भाषा थी, उससे ही इनकी जो कृति है उसको जोड़ा गया है, जिससे कि जो आम जनता का जुड़ाव है वो इनकी कृति से जोड़ा गया है। विशेषता धार्मिक कथाओं को लोक धुनों, गीतों और संवादों में प्रस्तुत करना। तो उनकी खासियत यही थी कि जो धार्मिक कथा है उसको लोक धुन, गीत और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत ये करते थे। तो ये तो हमारा सिद्धेश्वर सेन एक परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा मालवीय माच का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मालवीय माच के बारे में। तो माच का अर्थ है लोकगीत और अभिनय का मंच। तो जो हमारा लोकगीत और अभिनय है, उसके मंच को ये माच कहते हैं। माच की कुछ विशेषताएं होती है, मालवीय माच की कुछ विशेषताएं होती है। तो इसकी विशेषता है मंचन खुले मैदान या चौपाल में। तो इसका जो मंचन होता है वो खुले मैदान, चौपाल या मेले त्योहारों में होता है। संवाद और गीत दोनों मिलकर कथा आगे बढ़ाते हैं। तो कथा को आगे बढ़ाने के लिए संवाद और गीत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही संगीत का विशेष महत्व इसमें होता है, जिसमें ढोलक, मजीरे, हारमोनियम जैसे जो वाद्य यंत्र है, उनका इनका इसमें खास महत्व रहता है। हास्य और व्यंग्य के दृश्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जिससे कि जो दर्शकों का जुड़ाव है वो बना रहता है। यह मालवा की सांस्कृतिक पहचान है। तो ये सिर्फ एक नाटक ही नहीं है, बल्कि जो मालवा है, मालवा की एक सांस्कृतिक पहचान को भी हम मालवीय माच के रूप में देखते हैं। तो यही था हमारी मालवीय माच। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है राजयोगी भर्तरी कथासार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी राजयोगी भर्तरी है उसके कथासार के बारे में। ओवरऑल आखिर राजयोगी भर्तरी था क्या। तो भर्तरी उज्जैन के एक राजा थे। तो उज्जैन में एक राजा होते थे भर्तरी नाम के। वे अपनी पत्नी पिंगला पर अत्यंत आसक्त थे। तो
उनकी पत्नी थी पिंगला नाम की, उस पर वे अत्यधिक आसक्त थे। लेकिन एक समय उन्हें जीवन की असारता और मोह माया का अनुभव हुआ। तो एक समय उनके पास ऐसा आया जब उन्होंने जीवन की असारता और मोह माया का उन्हें बोध हो गया, तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर योगी बन गए और राजयोगी भर्तृहरि कहलाए। तो उन्होंने अपना राजपाट भी त्याग दिया और योगी बन गए, तभी से उनको राजयोगी भर्तृहरि कहलाई गया है। तो यही था कथा में मोह बनाम वैराग्य, स्त्री के प्रति आसक्ति और जीवन की नश्वरता का चित्रण है। तो ये जो कथा थी, इस कथा में मोह बनाम वैराग्य, स्त्री के प्रति आसक्ति और जीवन की नश्वरता का सुंदर चित्रण दिया गया है। तो ओवरऑल हम एक तरीके से कथासार में ये कह सकते हैं कि जो राजयोगी भर्तृहरि थे, तो भर्तृहरि उज्जैन में एक राजा थे जो कि अपने उनकी एक पत्नी थी पिंगला, उस पर वे अत्यधिक आसक्त थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें ज्ञान हो गया कि ये सब एक मोहमाया है, तो उसी समय से उन्होंने अपना राजपाट अपना सब कुछ छोड़कर वे योगी बन गए। तब से ही उनको राजयोगी भर्तृहरि कहा जाने लगा। तो यही था हमारा राजयोगी भर्तृहरि का एक कथासार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कथा शिल्प समीक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं कथा शिल्प समीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले कथ्य देख लेते हैं। तो इसमें जीवन की नश्वरता का चित्रण किया गया है, साथ ही इसमें मोह माया वैराग्य और भक्ति का महत्व दिया गया और मोह माया का त्याग इसमें दिखाया गया है। तो यही था हमारा कथ्य। इसके बाद हमारा आता है शिल्प। शिल्प में हम देखेंगे तो शिल्प में हमने देखा इसमें सरल मालवी भाषा दी गई है, सरल और सहज मालवी भाषा। साथ ही इसमें गीत और संगीत की प्रधान प्रस्तुति दी गई है और भावनात्मक संवाद जिससे दर्शक प्रभावित होते हैं उसको भी इसमें दिया गया है, जिससे कि जो ये कहानी है ये सीधे दिल को छू जाए। मंचन में लोक धुन हास्य और व्यंग्य की भी समालित किया गया, उनका भी समावेश दिया गया है। तो यही कारण है कि ये जो नाटक है ये धार्मिक ही नहीं है बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संदेश भी हमको देता है। तो यही था हमारा कथा शिल्प समीक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे राजयोगी भर्तृहरि केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन भी है। सिद्धेश्वर सैन ने इसे माच शैली में प्रस्तुत कर लोक जीवन से जोड़ा। तो स्टूडेंट जो राजयोगी भर्तृहरि है वो केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि वो एक लोगों का जीवन दर्शन भी है। और जो सिद्धेश्वर सैन जी थे उन्होंने इसे माच शैली में प्रस्तुत करके इसे लोक जीवन से जोड़ा था। तो यह आज भी मालवा क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों पर खेला जाता है। साथ ही इसमें लोक कला, दर्शन और मनोरंजन, इन तीनों का ही हमें एक सुंदर मेल, या तीनों का ही एक सुंदर समावेश देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट राजयोगी भर्तृहरि हमें यही सिखाता है कि राजपाट और धन दौलत सब एक नश्वर है, असली शांति वैराग्य और भक्ति में ही है। तो यही कारण है कि मालवी माच की यह कृति आज भी लोगों को मोह माया छोड़ने और जीवन का सच्चा अर्थ खोजने की हमें प्रेरणा देती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप सारी चीजें छोड़ के आप साधु बन जाइए, लेकिन इसमें एक तरीके से बताया गया है कि जिस तरीके से जो ये मोह माया है ये सभी एक तरीके से मोह माया है। आप अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें, पैसा, ये पैसा कभी आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ये सभी एक तरीके से मोह माया है। जो पहले का जीवन होता था साधु संत का, उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था, तो क्या वे जीवन नहीं जीते थे, उनकी जीवन में शांति नहीं थी? लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे अब से ज्यादा अधिक शांति है। जब से पैसे को इम्पोर्टेंस मिली है तब से शांति बहुत ही भंग हो चुकी है। तो यही था हमारा मालवी मार्च जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4। साथ ही इसी के हमारे जो लोकनाट्य जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष जो सब्जेक्ट था, इसका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4 यूनिट और चैप्टर नंबर 5 तक ही थे, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही था हमारा जनपद्य साहित्य लोकनाट्य विशेष सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।